दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को आपको अपना फिजिक्स का पेपर देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर पूरे फिजिक्स के सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में पूरी किताब के सभी प्रश्नों को 14 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, उन 14 चैप्टर्स का आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में 60 ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं और पिछले साल भी पूछे गए थे। और ये वीडियो ऐसा नहीं किताब उठाया और सब लिख डाला, ऐसा नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालने के बाद, पूरी रात भर मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनी है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में आपको पूरे फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन निकल कर आता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हम समझ लेते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। इस नियमानुसार, यानी दोस्तों इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है, यहां पर फिगर से आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर कहा क्या जाता है, दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी यहां पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहां पर है। अब मान लेते हैं कि ए बिंदु क्या है, Q1 है, और ए बिंदु क्या है, Q2 है। अब इनके बीच जो बल लगता है F, ठीक है, इनके बीच जो बल लगता है F, वो क्या होता है, आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उनके गुणनफल के, यानी इन और ए जो आवेश है और ए जो आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, यानी उसके होल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, बल लगने वाला कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। बल यानी बल को F से दर्शाते हैं, तो F बराबर हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाते हैं, फिर हो जाता है Q1 और इंटू क्या हो जाता है, Q2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती I 1/, ठीक है, 1/r स्क्वायर बराबर हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1, ठीक है, Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। अब इसको F बराबर लिखेंगे 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम वाला ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। यानी वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले बाबू इसकी परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक बताना है। तो उत्तर देखो, एकदम सिंपल भाषा में हमने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, करंट वाली फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसका देखिए, वैद्युत फ्लक्स को φe से दर्शाते हैं। अब φe इजिकल टू हो जाएगा E इंटू ए। अब इसका मात्रक लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसको लिखते हैं वोल्ट मीटर। देखिए, वैद्युत फ्लक्स को वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी आप लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम, ठीक है। ये इसका हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय लिखिए। अब देखिए इसका उत्तर सिंपल सी भाषा में हमने लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। गॉस की प्रमेयानुसार, यानी गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ रहे हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, φE = ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाता है, गॉस की प्रमेय कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1/ε गुना होता है, यानी φE = हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। ये ε0 भी इसको कह सकते हैं। और जहां ε0 क्या है, वायु की वैद्युतशीलता या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 वायु की वैद्युतशीलता आप लिख सकते हैं या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहां पर φA क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, और Q क्या है, आवेश है। बात समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसका उत्तर सिंपल सा है बाबू, किसी तार के, ठीक है, यहां पर गलत हो गया, सॉरी, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। एकदम हलवा सी परिभाषा है बाबू। देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। रेखीय घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा = Q/L। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी क्यू आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आपको लिए चलते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर सिंपल सा है बाबू। देखिए, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है, ये इसका हो जाता है फार्मूला। अब यहां पर आप समझते चलिए, टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। ये जो उल्टा जे है बाबू ना, इसको टाउ बोला जाता है। इसको आप समझते चलिए, ये जो सिंबल है ना, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए, टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, और P यहाँ पर जो है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और साइन थीटा तो साइन थीटा है, ये है, ठीक है। अब चलिए लिए चलते हैं बाबू आपको अगले प्रश्न पर, कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, 6वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बाबू, दो आवेश है, उनके बीच की जो दूरी है ना, वो आधी कर दी जाए, तब उनके बीच जो बल लग रहा था उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सेम टू सेम बाबू, यहाँ पर कूलाम का जो वैद्युत बल संबंधी नियम है वही लगेगा। अब यहाँ पर सूत्र सबसे पहले लिख देते हैं, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1Q2/R²। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। F बराबर आप लिख दीजिए, इसको अभी हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, अनुक्रमानुपाती का, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 1/R², ठीक है। बात समझ रहे। अब F अनुक्रमानुपाती, ये बराबर लग गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। 1/R² इंटू होल स्क्वायर, यानी देखिए क्या कर दिया गया है, यहां जो आवेशित कणों के बीच की दूरी है उसको आधी कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती 1/R², ठीक है, R²
4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 4F। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यानी यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा सूत्र, जब इसके देखिए इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो इसका कूलॉम वाला नियम है उसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो जब दूरी देखिए उसके कणों के बीच की जो दूरी जब आधी कर दी जाएगी तो इसका गुणा हो जाएगा इस चीज से, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, F बराबर 4F हो जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा लिखिए। अब देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक लिखना है और उसकी विमा लिखना है। अब मात्रक हो जाएगा बाबू कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा हो जाएगा m इनवर्स L⁻³ T⁴ और a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये विमा हो जाएगी और मात्रक इसका कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 8वें प्रश्न पर आप लिए चलते हैं हम आपको, जो कि चैप्टर संख्या 2 में आ जाता है। ठीक है, ये 8वां, हम चैप्टर भी लिखते बताते चलते हैं कि कहां से कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से है। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न यानी चैप्टर दूसरे चैप्टर से है 8वां प्रश्न। अगर क्रम संख्या से देखें तो 8वां होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। अब यहां पर हो जाएगा बाबू C बराबर K इंटू A⁻⁷ अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर K क्या है, वैद्युतांक है। ठीक है, क्या है, परावैद्युतांक है, और C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, और D जो है ये प्लेटों के बीच की दूरी है। बात समझ रहे हैं। अब आगे देखिए 9वां प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट, ठीक है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां नहीं बाबू, यहां पर कहा जा रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा बाबू, जब धारिता देखिए परावैद्युतांक पदार्थ बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा धारिता बढ़ जाती है। इसको कैसे, जब इसका फॉर्मूला है C बराबर KA⁸ D। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। जब देखिए, जब यहाँ पर देखिए क्या है, परावैद्युतांक, जब परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न कौन सा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आ चुके हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पिकअप होता रहता है। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है दोस्तों वो क्या है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, यहां पर U क्या है, ऊर्जा घनत्व है। बात समझ रहे हैं, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। अब प्रश्न संख्या 11वें में कह रहा है परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, इसका उत्तर बाबू एकदम सिंपल सा हम लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, लकड़ी, कागज आदि। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती, यानी जब आप लकड़ी को करंट छुआएंगे, जैसे ये मान लीजिए लकड़ी है, अब इस सिरे पर अगर आप करंट इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर करंट नहीं पहुंचेगा, और इस सिरे पर जहाँ पर आपने करंट लगाया है वहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको करंट मार सकता है। तो ये इस तरीके से होता है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब देखिए तीसरा चैप्टर आ चुका है विद्युत धारा। इसमें 12वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है आवेशित कण के अनुघर्ष
अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो बाबू यहाँ पर सिंपल सा इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा J बराबर NE इंटू VD। अब इसको कैसे, इसका जो सिंपल सा जो फार्मूला है वो क्या है दोस्तों? आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। क्या है? J बराबर NE इंटू VD। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर J क्या है? धारा घनत्व है, और NE क्या है? ये संख्या है, और VD क्या है? ये अनुगमन वेग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है जो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 13 पर। इसमें कहा जा रहा है धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? अब देखिए, इसका सिंपल सा बाबू एक उदाहरण है। नया प्रतिरोध बराबर N² गुणे पुराना प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखिए, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है? N² गुणे पुराना प्रतिरोध। अब जैसे यहाँ पर लंबाई क्या दी गई है? जैसे लंबाई अगर दी जाए आपको, लंबाई तो इसमें दी नहीं गई है, तो अगर लंबाई दी जाए तो जैसे यहाँ पर लंबाई 2 दी जाती है तो 2 का स्क्वायर अब करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसलिए N² गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, तो इसको सिंपल से लिख देना है, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अगला प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये हर सेट में लगभग आया था। गतिशीलता किसे कहते हैं? ठीक है, इसका सिंपल सी बाबू एक परिभाषा है। देखिए उत्तर लिखेंगे इसका सिंपल सा, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? म्यू इजिकल टू BD अपान E। अब BD क्या है यहाँ पर BD क्या है? अनुगमन वेग है, और म्यू क्या है? गतिशीलता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों यहां से शुरू हो जाता है चौथा चैप्टर, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। हम ये लिखते चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 15वें प्रश्न में कहा जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा F बराबर QVB sin थीटा। यानी यहाँ पर सिंपल बाबू ये लेंज का नियम लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं? लेंज के नियम का सूत्र क्या होता है? QVB sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर Q क्या है? कण का आवेश है, और V क्या है? कण का वेग है, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और F क्या है? लॉरेंज बल है। ठीक है, तो ए बाबू किसका सूत्र है? लॉरेंज बल का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए चलिए लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। ठीक है, दूसरा 16वां नंबर पर प्रश्न आता है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल है उसका सूत्र आपको लिखना है। F अपान L बराबर हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई I2 अपान R, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर μ0 अपान 2 पाई, म्यू नॉट भी इसे बोल सकते हैं या फिर μ0 भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R इंटू L। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ चुके हैं 5वें चैप्टर पर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें 17वें नंबर पर प्रश्न पूछा जाता है, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बाबू इसकी परिभाषा है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई
चुंबकीय लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वातल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। कहा क्या जा रहा है, किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, 1 मिनट। देखिए, जैसे किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र, ये मान लीजिए गुरुत्व केंद्र है, इससे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी अब देखिए, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई है, ठीक है, तो इसके जो ऊर्ध्वाधर तल है इसको चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए 18वें नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। यानी बाबू पूछा जा रहा है किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे एमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 6वें नंबर वाला जो चैप्टर है वो आ जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न पर हम आ जाते हैं। इसमें पूछा जाता है चुंबकीय फलक का मात्रक व बीमा लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फलक का मात्रक और बीमा लिखिए। दोस्तों इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या फिर वेबर होता है इसका मात्रक, और इसका बीमा हो जाएगा L² T² A−1। ये इसकी सिंपल सी बीमा है चुंबकीय फलक की, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या फिर वेबर। ठीक है, ये बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय फलक का मात्रक कौन सा है। तो अगर आपको न्यूटन मीटर एम्पियर दिखे या फिर वेबर दिखे तो उस पर सिंपल आप टिक लगा देना। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आ चुके हैं 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा पर, अल्टरनेटिव करंट में। ठीक है, अब इसमें देखिए 20वें नंबर पर प्रश्न में कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान में क्या संबंध है। यानी देखिए IRMS तथा I0 में क्या संबंध है। अब यहाँ पर सिंपल सा इसका फॉर्मूला है IRMS = I0/√2। I0 यहाँ पर क्या है बाबू, शिखर मान है। ठीक है, और देखिए IRMS क्या है, माध्य मूल मान है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं। 21वें नंबर पर प्रश्न में पूछा जा रहा है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। यानी इसमें कहा जा रहा है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है बाबू। इसमें हो जाएगा सिंपल सा cos phi = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है cos phi = R/Z। अब देखिए यहाँ पर Z का जो √R² है प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, ये जो है Z का मान होता है। यानी Z क्या है, यहाँ पर प्रतिबाधा है। Z प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाता है, √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो चाहे आप इसे ए वाला लिखें या फिर ए वाला, सिंपल तो यही है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, आप लिख देंगे Z बराबर प्रतिबाधा। ठीक है, Z बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। अब आ चुके हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में। इसमें पूछा जाता है अनुनाद स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा परिभाषा है, सिंपल सा जो इसका फॉर्मूला है प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। यानी यहाँ पर हो जाएगा Z = R। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है एकदम आसान सा है, Z बराबर R। यहाँ पर Z क्या है, प्रतिबाधा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। चलिए क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं 8वां नंबर वाला जो 8वां
चैप्टर से वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें प्रश्न आता है 23वें नंबर वाला, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बाबू आपको क्वालिटी लिखना है कि उनकी क्या क्वालिटी है, बात समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हो जाएगा ये प्रकाश की चाल से चलती है, और दूसरा हो जाएगा ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चुंबक वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गुण है वो पहला गुण है बाबू ये प्रकाश की चाल से चलती है, और दूसरा गुण है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बात समझ रहे हैं। अब चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बाबू ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनोमेरिकल है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। कहा क्या जा रहा है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होती है, लैम्डा बराबर, यहाँ पर दिया क्या गया है 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी लैम्डा दिया गया है, लैम्डा बराबर 5 एंगस्ट्रॉम, और न्यू बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, न्यू का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए लैम्डा का सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं, लैम्डा बराबर 5 एंगस्ट्रॉम। अब 5 एंगस्ट्रॉम को घात में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -10, ठीक है, -10 द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू ज्ञात करना है, तो न्यू इजिकल टू क्या होता है बाबू, न्यू इजिकल टू होता है C अपान लैम्डा। अब C का सिंपल सा मान है बाबू, न्यू बराबर हो जाएगा ये लैम्डा है, ठीक है। अब देखिए C का मान यहाँ पर सिंपल सा है, क्या है C का मान, अभी हम आपको बताते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 अपान हो जाएगा ये लैम्डा का मान लिख देना है। लैम्डा का मान कितना निकला, 5 गुणे 10 की घात -10। अब देखिए अब इसको यहाँ से यहाँ तक काटेंगे। अब देखिए जब यहाँ से एक जीरो आएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, न्यू इजिकल टू हो जाएगा बाबू 30 गुणे 10 की घात 17, ठीक है, 10 की घात 17 हो जाएगी। अब यहाँ से ये जो घात है ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर बचेगा C 5, तो 5 से 6 कटेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको सिर्फ लिख देना है न्यू बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है आपको न्यू बराबर, ठीक है, 6 गुणे 10 की घात 17 Hz यानी हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्स किरण की आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू बराबर 6 गुणे 10 की घात 17 Hz यानी हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रेडियो तरंगे, यक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर देखिए सूक्ष्म तरंग ये बड़ा है तो जिसकी तरफ 2 मुंह रहेगा, ठीक है, जिसकी तरफ ये जो 2 नोखा वाला सिंबल रहेगा तो ये बड़ा रहेगा और ये जो है ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे इसको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सूक्ष्म तरंगे, यक्स किरण, फिर गामा किरण और रेडियो तरंग, ये हो जाएगा ये सिंपल सा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न पर हम आ चुके हैं, इसमें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र ये चैप्टर्स का नाम है। अब देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न पर पूछा जाता है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। विचलन कोण यानी डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए हो जाएगा इसका सूत्र। अब देखिए डेल्टा m क्या है बाबू, विचलन कोण है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और n क्या है, अपवर्तनांक है। बिल्कुल सिंपल सा है बाबू, एकदम हलवा, ठीक है। अब आ चुके बाबू 27 नंबर प्रश्न पर, इसमें कहा जाता है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी जो विचलन कोण का अभी हमने फार्मूला देखना वह फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना है यहाँ पर दोस्तों ए बराबर कितना है, 4 है, ठीक है, और n 4 अंश है, 40 में समझ लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पर n कितना है, 1.5 है। अब डेल्टा m बराबर अभी आपने देखा डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू ए हो जाएगा, ए इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा m बराबर n की वैल्यू रखेंगे 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको जब गुणा करेंगे तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा 2, ठीक है,
यहाँ पर न्यूनतम जो विचलन कोण है वो कितना आएगा बाबू, 2 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा एकदम, ठीक है। बस आपको सूत्र पर रखना है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। बाबू एकदम आसान सी परिभाषा है। देखिए कहा क्या जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। एकदम सिंपल सा। यानी यहाँ पर देखिए अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस है बाबू, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अब जब फिर इधर से प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो ये ऐसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब इसको डॉट डॉट ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु के क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। एकदम सिंपल सा है बाबू, ठीक है। अब बाबू हम आ चुके हैं 29 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा जाता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। यानी उत्तर इसका सिंपल सा हो जाएगा बाबू, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका n क्या है बाबू, जितनी बार पूछा जाएगा ना उतनी बार ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनका नाम जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा, n दिया जाएगा, डेल्टा m दिया जाएगा और a दे दिया जाएगा, कहेगा उपर्युक्त पदार्थों का नाम लिखिए, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, और डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, विचलन कोण, और a बराबर हो जाएगा प्रिज्म कोण। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे देखिए क्या पूछा जाता है। 30 नंबर प्रश्न पर पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। एकदम सिंपल सा है बाबू, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं वो क्या हैं उसको आपको लिखना है। उत्तर में पहला शर्त है बाबू, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है। ये प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो तीसरा वाला प्रश्न एकदम क्लियर है। अब चलिए ले चलते हैं आपको 31 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। इसमें कहा जाता है परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आपको सिंपल सा लिख देना है, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। यानी बाबू जो इसकी इमेज बनती है ना वो अधिक चमकीली है, यानी इसमें ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा दिखता है। और देखिए इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विचलन का दोष नहीं होता, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना जैसा होता है वैसा ही रहता है। कभी कभी देखिए आज के ज़माने में जो कैमरा वगैरह आ रहे हैं ना, जैसे देखिए कोई चीज़ जैसे रहेगी, जैसे कम हरी रहेगी ना तो उसको वर्ण विक्षेपण यानी कलर की वजह से उसको ज़्यादा हरा कर दिया जाएगा। यानी जब किसी इंसान का अगर आप फोटो खींचते हो तो वो इंसान को इतना ब्यूटीफुल कर देगा तो कि उस रियल में वैसा रहेगा ही नहीं जैसा उस मोबाइल में कर दिया जाता है। तो यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसा होता है वैसा ही दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। हम आ चुके हैं 32 नंबर प्रश्न पर। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर बाबू एकदम सिंपल सा है। देखिए नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है कम या अधिक करने की क्षमता जो होती है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न पर पूछा जाता है किसी माध्यम में
प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा जो सूत्र है बाबू वो लगेगा n = c/v। n बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁸। एक किसका मान है? ये प्रकाश। देखिए बाबू, इसमें हमको क्रांतिक कोण यानी c ज्ञात करना है। अब c ज्ञात करने के लिए देखिए n और v का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो v जो वेग है, इसकी चाल जो है प्रकाश की चाल, ये तो पता है। अब n लेकिन नहीं पता है, तो n को कैसे निकालेंगे? अब देखिए n बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ अपान 1.5 गुणे 10⁸। तो यहाँ से 10⁸ कट जाएगा, 1.5 यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 2। तो इसीलिए लिखते हैं साइन c = 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 साइन c बराबर 1/2। 1/2 का जो साइन का जो कोण बनता है वो कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का। तो साइन c बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से साइन कट जाएगा, c बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो क्रांतिक कोण यहाँ पर कितने का बनेगा बाबू? c बराबर 30 अंश। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। सिंपल सा है एकदम। ठीक है, अब देखिए आगे लिए चलते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं बाबू। देखिए इसमें पूछा जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा इसका उत्तर है छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तरंग प्रकाशिकी चैप्टर 10वें नंबर वाला जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का, उसमें अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 35 नंबर पर प्रश्न पूछा जाता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर लैम्डा D बराबर अपान W बराबर हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। ठीक है, अब देखिए आगे 36 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है उन 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो इसमें जो देखिए 2 घटनाएं कौन सी हैं? प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। इसमें पूछा क्या गया है? उन 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो इसमें सिंपल सा है, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 37 पर। देखिए बाबू, इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बाबू। देखिए अगर प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, ठीक है, प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ठीक है, यदि प्रयोग जल में रख दिया जाएगा ना, तो केंद्रीय जो उच्छिष्ट है उसकी चौड़ाई घट जाएगी। इस सिंपल सा बाबू इसका उत्तर। देखिए बाबू 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न है और इन प्रश्नों को तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र रही वीडियो। ठीक है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है विवर्तन प्राप्त करने के रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। बहुत ही ठंड है दोस्तों, इसलिए हाथ वगैरह तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना अगर राइटिंग वगैरह अच्छी ना हो। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा उत्तर है बाबू, विवर्तन प्राप्त करने के लिए ना रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वो लगभग तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी तरंगदैर्घ्य की कोटि जितनी की बराबर होती है उतनी रेखा छिद्र की चौड़ाई होनी चाहिए। अब देखिए 11वें चैप्टर में हम घुस चुके हैं जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इसमें 39 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू इंटू डब्ल्यू। यह हो जाएगा इसका ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब डब्ल्यू का जो मान होता है एच न्यू नॉट होता है। तो इसको चाहे आप इस तरीके से लिख
लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, दोनों आपका सही होगा। बात समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 40 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या प्राप्त है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी दे ब्रोगली जो सिद्धांत है उसका क्या कहना है, उससे क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो इस सिद्धांतानुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। दे ब्रोगली का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को पढ़ने से पता चलता है कि गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये है दे ब्रोगली सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इसमें कहा जाता है दे ब्रोगली या डी ब्रोगली कहीं कहीं पर दिया होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। अब इसका सूत्र बाबू एकदम सिंपल सा है, देखिए लैम्डा बराबर एच अपान पी, या लैम्डा बराबर एच अपान 2m के √2m के आप लिख सकते हैं। पी का जो मान होता है √2m के होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न पर पूछा जाता है एक फोटोन की ऊर्जा 30 eV है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसका संवेग ज्ञात करने के लिए P बराबर E/c हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा हो जाता है संवेग। अब इसको ज्ञात कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 30 eV, यानी 30 eV यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा P बराबर, ठीक है P बराबर हो जाएगा E का मान दिया है तो 30, ठीक है 30 गुणे, अब इसको जूल में बदलना है तो 30 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसका C का मान रखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 3 से 30 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, P बराबर 16, एक जो घात है ये ऊपर चले जाएंगे, 16 गुणे 10 की घात -27 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। ये इसका हो जाएगा। एक फोटोन की ऊर्जा 30 eV है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए, तो इसका संवेग इतना हो जाएगा। यही इसका आंसर है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों 12वें चैप्टर में हम आ चुके हैं परमाणु। ठीक है, इसमें 43 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो इसका सिंपल सा सूत्र है mvr बराबर NH/2π। हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र है, क्या है बाबू, mvr बराबर NH/2π। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। इसमें पूछा जाता है बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। अब इनकी जो इनकी जो रेखाएं बनती हैं वह कौन से भाग, दृश्य भाग में, प्रावैग्निक भाग में, जिसमें दृश्य भाग में जो बनती है उसका नाम लिखना है। तो बामर श्रेणी जो है वह दृश्य भाग में पड़ती है। और देखिए इसमें ध्यान दीजिए, आपसे कोई भी पूछ सकता है लाइमन उस श्रेणी का नाम लिखिए जो औरत श्रेणी में पड़ती है, या फिर पूछा जा सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जो प्रावैग्निक भाग में पड़ती है। तो इसमें अगर प्रावैग्निक पूछे तो लाइमन कर देना है, और बामर पूछे तो दृश्य पूछे तो बामर कर देना। और देखिए पास्टन, ब्रैकेट, फुंड ये सब औरत भाग में पड़ती हैं। बात समझ रहे हैं, ये आपसे कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, कई प्रश्न अगले हर साल बदलते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न में पूछा जाता बाबू हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। यानी यहां पर 1/λ बराबर r, इसके बाद इंटू हो जाएगा 1/n स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिडबर्ग नियतांक के पदों में। देखिए हाइड्रोजन इस परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, लैम्डा 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 स्क्वायर,
N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? हाइड्रोजन रिडबर्ग के तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है हाइड्रोजन परमाणु की Nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है? सिंपल सा इसका उत्तर बाबू, इसमें भी आपको फार्मूला लिख देना है। En इजिकल टू माइनस 13.6/N² EV। ये क्या है बाबू? हाइड्रोजन परमाणु को Nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा सूत्र लिख देना, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं नाभिक वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इसमें देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्या होता है? इसका सिंपल सी परिभाषा है बाबू, ध्यान दीजिए। क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्या होता है? तो देखिए कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। इस सिंपल सी परिभाषा है, बुक वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि AMU क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप समझिए, कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? किसी मंदक का नाम लिखिए, ठीक है। मंदक क्या होता है इसको आपको बाबू समझना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? किसी मंदक का नाम लिखिए। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बाबू, मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना यानी धीमा करना। अब देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, मंदक माने धीमा करने वाला, ठीक है। और भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। यानी यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, किसी मंदक का नाम लिखिए। तो भारी जल क्या है? एक न्यूट्रॉन मंदक है, ठीक है। जो नाभिकीय जो मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को रोकता है उसे क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्रश्न ये भी क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है। 49 नंबर बाबू प्रश्न है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बंधन ऊर्जा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ए न्यूमेरिकल बनता है। इसमें सूत्र लगेगा डेल्टा E इजिकल टू डेल्टा MC²। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा E इजिकल टू डेल्टा MC²। अब देखिए डेल्टा E अनुक्रमानुपाती 1/, ठीक है। या इसमें जब डेल्टा M को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C², ठीक है। अब C² हो जाएगा। अब C का मान इसमें कितना दिया गया है? डेल्टा E इजिकल टू 1/, 1/3 कर दिया गया है। तो 1/3 करके इसको होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना निकलेगा? डेल्टा E अनुक्रमानुपाती 1/9। तो ये हो जाएगा ये सिंपल सा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए 50 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है संभारिक का अर्थ समझाइए। यहां पर संभारिक करना था, हमने गलती से समस्थानिक लिख दिया, तो इसके लिए बाबू हमको माफ कर देना, ठीक है। समस्थानिक संभारिक का अर्थ समझाइए। इसका सिंपल सा उत्तर है बाबू, क्या है? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या जो है बाबू वो भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4x बराबर, जैसे यहाँ पर देखिए परमाणु भार जो है इसका भी 12, इसका 12, इसका 12, लेकिन ये जो परमाणु क्रमांक है x का कितना है? 4 है, y का 5 है और z का है 7 है। तो इसलिए परमाणु क्रमांक भिन्न है इसमें, और परमाणु भार क्या है? बराबर है। तो इसलिए एक क्या किसके उदाहरण है? संभारिक के उदाहरण है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं।
51 नंबर प्रश्न में पूछाता है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। यानी बाबू देखिए फिजिक्स में रिएक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना है ध्यान से समझिए। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। यानी सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है उसका एक नाभिक से दूसरे नाभिक से संलयन होता है, तो वही वाला रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा देखिए H2 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1H और 1H हो जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगी, हीलियम गैस बनेगी, ठीक है, हीलियम गैस बनेगी और ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, और ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। और इसमें देखिए पूछा जाता है 52 नंबर प्रश्न पर 1 AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी बाबू 1 AMU द्रव्यमान को पूरी तरह खत्म कर देने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो प्राप्त होती है 1 AMU बराबर 931, ठीक है, 931 MeV। एक क्वेश्चन लगभग पिछले साल कई सेल में पूछा गया था, तो इसलिए आप इसे तैयार कर लेना। 1 AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 931 MeV प्राप्त होती है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, ठीक है। क्या पूछा जाता है बाबू कि नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें कौन सी घटना होती है। तो इसमें दिया गया है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए बाबू हम लोग आ चुके हैं लास्ट चैप्टर में संधि डायोड पर, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है, 54 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। यानी अगर पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसमें कौन से अपद्रव्य मिलाए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है बाबू, ठीक है। देखिए उत्तर, शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। यानी शुद्ध सिलिकॉन में अगर हम 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला देते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एकदम सिंपल सा इसका आंसर है बाबू, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है n प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं। यानी पहले पूछा गया पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है और n प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। दोनों एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है बाबू। देखें शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक बनता है। बिल्कुल सिंपल सी इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन। देखिए 5 प्रश्न और बचे हैं इस वीडियो में, टोटल हम 60 आपको बताने वाले थे, तो 5 और बचे हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि वी ए लेस देन वी बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए प्रतिरोध ए क्या है, एक श्रेणी बनी हुई है जिसमें देखिए ए वाला जो है ये 30 ओम है और ए क्या है ये 10 ओम है। इसमें पूछा जाता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी आर यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि ए बड़ा है एक छोटा है 20 से, ठीक है। तो एक कैसे छोटा है 30, ये 30 कैसे छोटा है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पश्च श्रेणी में पड़ता है, ठीक है, ये पश्च भाग में पड़ता है। अगर देखिए क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो 30 ओम है ना ये सिर्फ इसके अंदर ही है, इसके बाहर धारा नहीं प्रवाहित होती, धारा इसके अंदर ही रह जाती है, इससे बाहर नहीं जाती, तो इसके अंदर की धारा का कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है बाबू संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है, संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। इसमें कहा जाता है, देखिए उत्तर लिख देते हैं, सिंपल सा है एकदम। देखो संधि डायोड में
पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक बल उपलब्ध नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। बात समझ रहे हैं? संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सा है, संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक बल उपलब्ध नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए 58 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, दो ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। दो ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बनाते हैं। यानी ये जो फास्फोरस है और आर्सेनिक है, इसको अगर हम सिलिकॉन में मिला देते हैं तो ये अर्धचालक बना देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अर्धचालक बनाने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए तो आप सिंपल से फास्फोरस लिख देंगे और आर्सेनिक लिख देंगे। और इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा अपद्रव्य प्रयोग होता है, ठीक है, तो आप चाहे फास्फोरस लिख दें या आर्सेनिक लिख दें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में आपको लिखना है अवक्षय परत के, ठीक है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, यानी बाबू इसमें पूछा जा रहा है कि विभव प्राचीर क्या होता है। ठीक है, तो उत्तर एकदम सिंपल सा है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। अब देखिए 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन में कहा जाता है विभव प्राचीर की कोटि क्या है। तो विभव प्राचीर की कोटि जो होती है 1.1 वोल्ट से 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होती है। क्या होती है, विभव प्राचीर की कोटि। अब देखिए दोस्तों, ये जो 60 हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो दोस्तों गारंटी के साथ मैं कहता हूं ना कि कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। और भी क्वेश्चन, ये तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे, 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, अभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन बाकी है। ये 60 क्वेश्चन बाबू कम नहीं है, पूरी किताब से हमने लिखा। इस 60 क्वेश्चन सिर्फ अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो बहुत तैयार हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला। एक से अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है बाबू ना, वो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक लगा रखा है, उससे जाकर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको लिख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पीडीएफ बाबू आपको बिल्कुल फ्री में मिल जा रहा है। इसके लिए आपसे बहुत सारे पेड रुपए भी लिए जाते हैं, पेड कोर्सेज भी दिए जाते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पैसे देकर भी इतने क्वेश्चन मांगेंगे ना तो कौन भी एग्जामिनर आपको लिखकर नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसलिए बाबू हम आपको फ्री में ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और जो जिनकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है, तो आप ही थोड़ी उनकी हेल्प कर दो ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। और दोस्तों अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जल्दी से जल्दी उनकी भी वीडियोस आने वाली है। आज की इस वीडियो में हमने ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ऐसे नहीं एक क्वेश्चन हमने लिख दिया कि बुक उठाया और आराम से छापते चले गए। देखिए दोस्तों, इसको लिखने के लिए हमें एक रात की भर की पूरी मेहनत लगी है और इसको खोजना पड़ा है कि कौन सा क्वेश्चन अब की बार 2024 में आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन 2023 में आया था, कौन सा क्वेश्चन 2022 में आया था। ये सब खोजते खासते ना बहुत ज़्यादा समय निकल जाता, क्योंकि देखना होता है ना कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, इन सब में समय बहुत ही लगता है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बाबू एक लाइक जरूर कर देना और एक
प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना हमें मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर बाबू इस तरीके की वीडियोस बराबर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इस वीडियो को आराम से बैठकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को चलो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाबू इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, इस वीडियो में जो हमने प्रश्न बताए बाबू उसे ज़रूर तैयार कर लेना। अगर आप जैसे मान लीजिए सिर्फ वीडियो देख लिए और इन प्रश्नों को आपने नहीं लिखा, तब तो बाबू आपको काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, ताकि जो भी बताया जाए इसमें ना सब आपका दिमाग में बैठता चला जाए। अब जैसे हमने आपको वीडियो में बता दिया, सिर्फ वीडियो देखने से थोड़ी ना आपको नंबर मिलेंगे, इसको आप याद करिए। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने थोड़े थोड़े आंसर में आपको समझाया है, जिससे एक प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको समझाना था कि 60 नंबर का क्वेश्चन की जो महामैराथन क्लास है ना, इसको आप पूरा देख लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए एजुकेशन में, इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा मात्रा में जब कमेंट करेंगे तभी उस पर वीडियोस बन पाएंगे। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की तुरंत इसके बाद वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट की आपको इसके बाद वीडियो चाहिए इसी तरीके की, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में बाबू, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, ठीक है। इसी तरीके की उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में बाबू, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, ठीक है।